गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, और जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि हमारा अप्रोच ये होता है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं ऑब्वियसली हमें पता है कि वो क्वेश्चन फिर से शायद रिपीट ना हो, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होता है, बीपीएससी में तो बहुत रिपीट होता है। तो उसके अराउंड वाले जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए तो इसके अराउंड वाले सारी बातें हो गए। तो हमें क्या देखना है कि उस क्वेश्चन को जो भी इसके अराउंड वाले सारे इन्फॉर्मेशन है उसको तुरंत पढ़ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। PRJ लाइव, ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ये मेरा इंस्टाग्राम भी है। ये बहुत लकी लोगों को मिलता है कि एक ही नाम आपको दोनों जगह मिल जाए, अदरवाइज कोई ना कोई आपको कहीं किसी सोशल मीडिया पे आपको ऑक्यूपाइड होता है। तो इस पे आपको क्या मिलने वाला, जो हम पढ़ाते हैं वो नोट्स आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ताकि क्योंकि मैं आपको ऐसे भी बहुत कॉम्प्रहेंसिव नोट्स देता हूं, तो शायद आपको वीडियो में आपको वो पढ़ने में याद रखने में दिक्कत हो, तो वो नोट से पढ़िएगा तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो वहां पर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो आप जानते ही हर जगह सेम होता है, तो मैं पढ़ता नहीं। देखो पहले तो ये देखो 90% क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आपको अगर नहीं पता तो पहले ही से दिक्कत है। लेकिन मान लो आपको नहीं पता था, ठीक है, आपको ये आंसर मतलब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे कोई भी वीडियो को जाकर उठा लीजिए, मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ एंड स्टिल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब हमको इतना तो पता है ना कि ऑयल्स बोल दिया, वनस्पति बोल दिया, घी बोल दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुड चांस है कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। चांसेस है, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, ये सब चांसेस पे आप तब ये बना रहे हैं जब आपको आंसर अब नहीं आता है। अब आप ये बात सोच के देखिए कि इन तीनों ऑप्शन में इसको तो आप काट ही सकते थे, सीधे कट जाता था। ठीक है, आप शायद इसमें फंसते कि हाँ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमें बताया कि हमें गेस करना है, हम ऐसे सिचुएशन में कि हमें नहीं पता है, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा चांसेस नहीं होना चाहिए था कि आपको हाइड्रोजन हो? तो आंसर भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। अब मैंने जैसे आपको बोला है कि आपको ये आंसर ऐसे भी पता होना चाहिए, लेकिन जब आपके पास आंसर ना हो तो कॉमन सेंस का ताला कैसे खोले, वो पीयूष राज से सीख के अपना ताला खोल ले, क्योंकि ये ट्रिक लगाते तो आपको आंसर नहीं भी पता होता तो आगे बढ़ जाते। इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रोजन को उसमें हम लोग डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल में डाल रहे हैं, ताकि वो इवेंचुअली सैचुरेट हो जाए। अब सैचुरेट से क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आपने डालडा पहले, अब क्या पता मिलता भी है कि नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, बेसिकली घी के शेप में, जो घी ठंडा में हो जाता है ना, या वो क्या अपना तेल लगाते हैं हम लोग सर में, वो ठंडा में देखते हो कैसे हो जाता है, वैसा शेप हो जाता है, तो इसलिए लगाते हैं। उसको कहते हैं हाइड्रोजन प्रोसेस, जिसमें कि निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें अभी कोई काम की इंफॉर्मेशन है कि नहीं। ये स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई साहब? अच्छा, ये काम के इन्फॉर्मेशन है, मुझे लिटरली नहीं पता था कि इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन चलो ये भी बता ही दिया जाए। देखो 3 अक्टूबर से हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है क्लास। आपको फाउंडेशन क्लास होता है, जैसे कि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। आपको जो इसमें नई बातें हैं, वो नई बातें ये है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब ये भी आ गए। आप देख लीजिएगा, कुछ समय दीजिए हमें, इंडिया कवर करेंगे हम। ठीक है, अभी ये 2 नए स्टेट ऐड हुए हैं, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको ध्यान में देखिएगा। फाउंडेशन कोर्स में होता क्या है, चलिए इन दोनों स्टेट के लिए नया बता दूं कि इसमें हम लोग 1000 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस देते हैं, क्योंकि आप हमसे डाउट पूछ पाए। आपको फिर हम लोग रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर पाए। क्रक्स नोट्स, वो एक शीट होता है, समझिए कि आपका रिवीजन रिवीजन का एक टेम्पलेट बन जाएगा। फिर आपको हम लोग पर्सनल मेंटर्स देते हैं, वो आपके बहुत सारे पर्सनल एकेडमिक और स्ट्रक्चरल क्या हुआ कि अभी क्या पढ़े, ये बुक सही है, ये टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स लो क्यों आ रहा है मुझे, इस तरह वाली चीज़ें कि गलती क्या हो रही है मुझसे। तो ये वाले चीज़ें आपसे वहाँ पूछ लिए, मतलब उनसे पूछ सकते हैं। फिर आपको डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, ये सारे ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो कि बेसिकली आपको अपने प्रिपरेशन में
आगे बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको PRJ लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है PRJ लाइव पे आपको ये प्राइस पे कोर्स को अवेल करने के लिए, ठीक है। आपको मैं एक बार आलू पराठा इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, आपको याद, अगर किसी ने बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा कि ज़रा अपने से सोच के देखिएगा, 2 आलू पराठा आप हर दिन खाते हैं, इतना तो खाते ही होंगे ना, आप हर दिन खाते हैं, तो आप ज़रा उसका प्राइस जोड़ के देखिए कि 2 आलू पराठा पर डे 60, 30 दिन 1800 इंटू 12 महीना करिएगा तो आपको दिख के आ जाएगा कि ये प्राइस कितना कम है, कि 2 आलू पराठा आपको पेट में खा के मोटा बनाएगा और ये आपको SDM बनाएगा। अब आता है, देखिए मेरा वो सीरीज जिसमें मैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। तो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी बगल में ले लिया करिए कि सिर्फ कम से कम रेड वाले वर्ड या कोई ऐसे शब्द जो आपको लगता है कि हाँ ये फैक्ट मुझे नहीं पता था, ये 3 तो पता था, ये फैक्ट में रख लूँ, तो वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं, ये हमने समझ गया है। फिर ये होता क्या है कि वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट है जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो उतना ज़रूरी नहीं है, बस एडिशन एज अ नाम जान लो आप, ठीक है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द, ये वर्ड आपको जानना ज़रूरी है कि हम लोग ऐड अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि इसके बियॉन्ड ये कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब देखो, क्या ये कार्बन कुछ और हाइड्रोजन ऐड कर सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, अगर इसको हटा दे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है। मतलब कि ये कार्बन जो पहले वाला था वो अनसैचुरेटेड था, दैट इज इट कुड हैव स्टिल होल्ड न्यू हाइड्रोजन। नाउ दिस हाइड्रोजन, लेट मी रब इट एंड मेक इट मोर क्लियर। नाउ दिस हाइड्रोजन CCH H H H H H, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या ये कार्बन और भी हाइड्रोजन ऐड कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज कार्बन सिर्फ 4 से ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है। दैट इज इट कैन नॉट टेक एनीथिंग बियॉन्ड 4 हाइड्रोजन। अगर थोड़ा और डीप में जाना है तो 4 बॉन्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये सैचुरेट हो गया, इट इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल, इसीलिए इसको सैचुरेट कहते हैं। तो बहुत बच्चों को सैचुरेशन अनसैचुरेशन में हमेशा डाउट रहता है, इसीलिए मैंने ये वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये पूछने नहीं जा रहा, लेकिन ये आपके मेमोरी में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड रहता है, मतलब कि वो मल्टीपल बॉन्ड वाला है। अब उसमें हाइड्रोजन हम लोग डालते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो वो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और वो सैचुरेट हो जाता है। एंड इवेंचुअली यही बता रहा है, जब सैचुरेशन के बाद क्या होता है कि ये सॉलिडिफाई हो जाता है, वो जो ऑयल पहले लिक्विड फॉर्म में था ये सॉलिडिफाई होता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है, ये सारे इसके फायदे हो जाते हैं, ठीक है। वेज और वेजिटेबल ऑयल होता क्या है, तो ये आपको होता है कि एक ब्रॉड टर्म है जो कि आपको दिखाता है कि प्लांट सोर्स से आता है, सीड से, फ्रूट से, नट से, ग्रेन से, ठीक है। और ये जनरली आपको लिक्विड फॉर्म में रहता है इन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और आपको ये बना किससे होता है ये आप जान लीजिए, ठीक है। ये आपको कि वेजिटेबल ऑयल में जनरली ट्राइग्लिसराइड, इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि आपको घर में हमेशा बोला जाता है यार ज़्यादा तेल का खाना मत खाओ, नहीं तो ट्राइग्लिसराइड मतलब हार्ट में बीमारी हो जाएगा। तो हार्ट में बीमारी किससे होता है? ट्राइग्लिसराइड से होता है। ये किससे आ रहा है? ज़्यादा तेल वाला खाना मत खाओ, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। तो आई होप ये 3-4 जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको समझ में आ गया होगा। अब वनस्पति क्या होता है, तो ये हाइड्रोजनेटेड, मतलब कि हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन्ड। अब ये आपको लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आता है या सेमी सॉलिड बोल लो। और इसमें आपको होता क्या है जो प्रोसेस में, तो वही मैंने जो बताया था कि निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं और आपको हाइड्रोजन प्लस आपको वेजिटेबल ऑयल करते हैं और यहाँ ये वनस्पति में निकल जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या इन्फॉर्मेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ग्लाइसेराइड क्या होता है। जैसे हमने अभी एक वर्ड सुना था ट्राइग्लिसराइड, तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 ग्लिसराइड। तो अब 3 का ट्राई का तो मतलब 3 समझ गए, लेकिन ग्लिसराइड का मतलब क्या समझे? तो ग्लिसराइड का मतलब देखते हैं। ग्लिसराइड आर द एस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरॉल। देखिए ये बस आप एक बार सुन लीजिए मुझसे, मैं आपको 100% बता दूंगा कि आपको ये याद रखना है कि नहीं रखना है, बिकॉज जब एक बार सुनने के बाद आप जब फैसला लीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है और फिर ये फैसिलिटी भी मिल जाता है कि मुझे याद भी नहीं रखना है, तो चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो ग्लाइसराइड आर द ईस्टर्स। ईस्टर्स क्या होता है कि
ये अल्कोहल होता है, ठीक है, और आपको ये एसिड होता है। जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में तो ईस्टर बनता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या होता है, ग्लाइसरॉल आपको तीन OH, तीन अल्कोहल वाला, आगे फोटो दिया हुआ है, पहले वही दिखा दे रहा हूं मैं, आज मेरे रिमोट की बैटरी खत्म है। हाँ देखो, तीन अल्कोहल वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम लोग ग्लाइसेरॉल कहते हैं। ये भी पहले याद रखिएगा, ये सीधी ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि ग्लाइसेरॉल होता क्या है। 90% चांस है बीपीएससी क्वेश्चन नहीं देगी, लेकिन जान लीजिए, क्योंकि ये बस यही एक ऐसा टर्म है जो हम हमारे जीवन में जनरली आते रहता है, जिसके बारे में पता नहीं होता। तो ग्लाइसरॉल का पता चल गया। अब एक और जो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो देखो क्या बनता है, हमारा ईस्टर बन जाता है। तो बस आपको ये याद रखना कि ईस्टर एसिड और अल्कोहल के मेल से बनना, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं बनना, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड बना वो अल्कोहल, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मेल से बना, तो ये बन गए। तो जब हम लोग बोलते हैं कि आपको बोला जाएगा कि अब दारू पी के आया है कोई आदमी, उसको कोई फैटी फूड बना दो, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अल्कोहल और कोई फैटी फूड मिलके उसके लिवर में आपको दिक्कत हो सकता है। अब लिवर क्या होता है कि फैट को स्टोर करता है, और आपने अल्कोहल पिया और फिर वहां पर रिएक्शन होना शुरू हुआ, और इवेंचुअली वही गलत गलत चीज आपके लिवर में बनना होता है जो कि डैमेज होगा। और बहुत सारी रीजन है, इतना सिंपल नहीं है। तो ये मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब ग्लाइसरो ये होता क्या, दे आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट बोथ इन द प्लांट एंड द एनिमल, ठीक है। ग्लाइसरोल ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन, ये आपने सुना होगा कि अरे टीवी में हीरोइन लोग ग्लिसरीन लगा लेती है रोने के लिए, तो ये यही ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, इसी को लगाती है हीरोइन लोग, ठीक है। ग्लाइसरोल ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन इज अ मॉलिक्यूल विद द OH मॉलिक्यूल, ये बता दिया। और ग्लाइसरॉल को भी मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे कहते हैं, ठीक है, मतलब बनता कैसे, ठीक है। भाई आज दिक्कत होने वाला है, मेरा रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा आज। ये आपको ईस्टर है, ये वही जो आपको ये तीन है ना, इस पे हर में से H हटा दिया है देखना, और जो बचता है वो आपको याद नहीं रखना, बस मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि उसमें एसिड का मॉलिक्यूल चला गया तो ये क्या बन गया, आपको ग्लाइसराइड बन गया, ठीक है। ग्लाइसरॉल कॉमनली ये ट्राईहाइड्रिक, मतलब कि तीन अल्कोहल वाला चीज है, मीनिंग इट हैज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लाइसरॉल कैन बी डिराइव फ्रॉम एनिमल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स, ये आपको पता होना चाहिए, बस इसे याद नहीं। ग्लाइसरॉल इज ऑल्सो यूज इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंजरी, फूड वाइज जैसे आप वो देखते होगे कि बहुत सारा मेकअप में ना एक मॉइस्चराइजर टाइप का फील होता है। तो देखिए ये सब आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि ये कॉमन जो एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल्स होते हैं वो आ सकते हैं क्वेश्चन में, और जानना भी चाहिए यार, हम कितना केमिकल्स लगाते हैं पता भी नहीं होता हमें, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल इज यूज्ड इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज स्वीटनर एंड की मॉइस्चर होता है ना, पॉन्ड्स हम क्रीम लगाते हैं तो इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन, वो यही होता है अपना, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे केमिकल लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है। स्टेरिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया कि आपको अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो स्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए वो जो क्वेश्चन था उसके बियॉन्ड मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन आ सकता है। 90% तो मैं आपको ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड पे लेके आऊँ, इससे नीचे ही वाला आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है चीज़ें तो वो याद भी रहेगा, आप खुद छांट सकते हो कि मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आयोडाइज साल्ट क्या होता है, ठीक है, तो फ्री आयोडीन होता है, नहीं भाई क्यों नहीं होता, मैंने तुरंत बोल दिया, आप बताओ क्यों नहीं होता है। अगर मैं अभी लाइव क्लास में होता तो मैं 5 वो लड़का से पूछता कि क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ सॉल्ट वर्ड एडेड है और ये फ्री आयोडीन बोल दिया। आयोडीन इज एन एलिमेंट और सॉल्ट आपको एलिमेंट नहीं होता, तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको काट सकते थे, ठीक है। कैल्शियम आयोडाइड देखते हैं, मैग्नीशियम आयोडाइड, आई डोंट नो, पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो अब आपको अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली नहीं पता रहेगा, आंसर आपको ऐसे पोटेशियम आयोडाइड है। तो हम लोग जब वो जो कॉमन नमक खाते हैं NaCl खाते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी मिला होता है ताकि वो आयोडीन हम कंज्यूम कर पाए इवेंचुअली, ताकि हमें डिफरेंट बीमारी जैसे कि थायराइड की बीमारी होती है जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण हो सकती है, जैसे गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सब बीमारी आपको हो जाती है आयोडीन की कमी के कारण। तो वही बात यहाँ बताया गया, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडेट 2 फॉर्म में मैक्सिमम ये होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको जनरली वही बताया रहा कि डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया।
ये गोइटर होता है, ये आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है ये फूल जाता है। क्यों फूल जाता है भाई, इसको क्या में हवा भर जाता है क्या? नहीं, क्योंकि आपका आयोडीन कम होते जा रहा है, उसको अभी भी हार्मोन रिलीज करना है, तो वो अपना साइज को बड़ा कर देता है ताकि वो ज़्यादा रिलीज कर पाए। तो वो आपके बेटरमेंट के लिए अपने आप को खराब कर रहा है, मतलब बड़ा भला मानुस है। देखो, अगर वो ठीक से आपको समझ में आ गया है तो सही बात है, बिकॉज ये लोग ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एग्जामिनेशन में जिसमें कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, लेकिन इवेंचुअली वो पढ़ाओ तो वो इवेंचुअली इतना वास्ट हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि आदमी रुके कहाँ। इवेंचुअली अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पता है तो वो क्वेश्चन को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। और इवेंचुअली अगर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में घुसूंगा तो फिर वहाँ पे चीज़ें एकदम एक्सपैंड कर जाएंगी, तो समझ ही नहीं आता कि आदमी कहाँ पे स्टॉप ले। ठीक है, एसेंशियल बेसिस एसेंशियल बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाँ, तो बताओ इसमें कौन सा होगा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है तो इसमें ऑब्वियसली कार्बन होगा। आप बोलोगे ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे एसेंशियल पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बिना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, लेकिन क्या कार्बन के बिना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ वही एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये तो आपको पता ही है, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आपको हाइड्रोजन और कार्बन होगा, लेकिन वही आपको अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, नहीं, आपको ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो वो आपको हाइड्रोकार्बन के बियॉन्ड होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। दैट इज आपको ऑर्गेनिक के अंदर होता है हाइड्रो कार्बन, फिर दूसरा होता है आपको, मान लो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लिख दो, तो ये हाइड्रोकार्बन में आपको हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन, और इसमें हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही सकता है, प्लस कार्बन और ओ बी एन बी, जो भी अलग अलग अब सोचना चाहिए वो भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपको ऑर्गेनिक में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में आप देखो कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाता है, यही बता रहा है आपको कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये नाम के ऊपर ऑर्गेनिक, क्योंकि जो पहले के केमिस्ट लोग थे, ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड थे जनरली ऐसी चीज से पाते थे जो कि लिविंग होता था, वो ऑर्गेनिक होता था, वो ग्रो करता था, इसीलिए वहां से उसका नाम ऑर्गेनिक रखा गया, वो कार्बन के कारण नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन क्या किया गया है कि नहीं, अब जरूरी नहीं कि वो आपको लिविंग चीज से आइडेंटिफाई हो ना हो, आपको अब किसी भी चीज से आए लेकिन उसमें कार्बन हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इस लाइन का ये इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे आज ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कि जो आपको हाइड्रोजन ना भी रहे, जैसे आपको CCl4 या अमोनिया, अमोनिया बोल रहा है, यूरिया, तो आप जैसे यूरिया का अगर फॉर्मूला देखो CONH2, ठीक है, तो इसमें आपको ये क्या है? तो दीज आर द फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन बट नो CN हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कि मैंने आपको वहां पे समझा था ना कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जैसे ये C है, इसमें C और H का बॉन्ड है, इसमें C और H का बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन इससे बाउंडेड है। जैसे ये आपको इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, तो मतलब कि देखो H जो है नाइट्रोजन से है, H जो नाइट्रोजन से है, ऑक्सीजन से सिर्फ O और N का है, तो यहाँ पे आपको H और C में बॉन्ड नहीं भी है, स्टिल वो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे ये बताया जा रहा था। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कि कार्बन से आपको चारों जो है क्लोरीन एडेड है। ठीक है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये आपको कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि आपको आ जाते हैं कि वहां पे आदमी बच्चे कंफ्यूज कर जाता है कि इसको ऑर्गेनिक में डालूं कि ना डालूं। अब जैसे फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, देखिए ये इनऑर्गेनिक है, हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक में तो कार्बन होना ही चाहिए, तो फिर कोई इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, तो वही एग्जाम्पल है, जैसे कुछ ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बाइड्स होते हैं, आपको कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, कुछ साइनाइड्स होते हैं, जिसमें कि कार्बन तो है लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज नॉट सफिशिएंट टू क्लासिफाई अ कंपाउंड एज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, जबकि हमारा क्वेश्चन देखे थे ना, विच आर द, ये एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन ये था कि क्वेश्चन या स्लाइड ही आज खराब हो गया है। एसेंशियल बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्गेनिक में तो होगा ही होगा कार्बन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और ऑर्गेनिक नहीं हो सकता और कहीं कार्बन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बस बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो एक बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है जो आपको दे सकता है कि एग्जामिनेशन में, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली डोंट हैव कंटेन कार्बन, कैसे, टेबल सॉल्ट, NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वार्ट्ज, SI, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आप याद, ये एग्जाम में देता है क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपको जैसे DNA ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर तो पता ही होगा, मीथेन पता होगा, इथेनॉल पता होगा, ठीक है। अब आता है ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन केरोसिन, इन द ग्लास, इन द सॉइल, इन द सीमेंट। सॉइल में पहले बताइए, आप और जगह तो मैं बाद में आऊँगा, सॉइल बताइए कि सॉइल में एब्सेंट है कि नहीं, ठीक है। तो सॉइल में एब्सेंट नहीं होता है, सॉइल में भर भर के ऑक्सीजन होता है, तभी तो वहाँ के माइक्रोब्स आपको जीवित है, वो वहाँ से ले पाते हैं ऑक्सीजन को। इन द सीमेंट, हाँ होता है, सीमेंट में भी होता है, क्यों होता है देखिएगा आपको। इन द ग्लास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका मतलब तो बेसिक कंपोनेंट होता है, तो उसमें तो होगा ही होगा। इन द केरोसिन, नहीं, इसमें नहीं होता है। देखो अगेन, आपको अगर छांटना होता है इसमें अगर ऑप्शंस को, तो आप ऐसे छांट सकते थे कि केरोसिन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्योर। अब मैं छांटने के लिए बोल रहा हूँ, कोई लॉजिकल बात नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें हम गैस कर सकते थे कि CH वाला चीज जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जब CH वाली बातें हो रही है तो ऑक्सीजन कहाँ पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे पूछ रहा है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आपको पता है कि सब में आपको सिलिका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वहां पे ऑक्सीजन तो होता ही है, तो उसको तो हम लोग सीधे छांट सकते हैं, ठीक है। तो केरोसिन, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस इतना आइडिया रखिए कि इसमें कितना कार्बन होता है, ये ना बोल दे कि आपको केरोसिन का फॉर्मूला C5, C6, C7 वाला होता है, तो इतना याद रख लीजिए, और फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा केरोसिन का ये होता है, तो इसमें देखो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस दिखा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको थोड़ा बहुत याद, फॉर्मूला सब याद नहीं करना है, आपको बस ये देख लेना है कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा पोर्टलैंड सीमेंट, ये नाम सीमेंट का इसलिए पड़ा कि एक ऐसी जगह से आयरलैंड में प्रॉब्लम, पोर्टलैंड एक जगह है जहाँ से ये पहली बार मिला होगा, तो वहाँ से ये पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम हो जाता है। ये आपको 4 मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये नाम वाम मत याद रखिए, पहले तो ये देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सब में, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक कंपोनेंट में, अच्छा इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या दूसरे नाम में, केमिकल नेम में कुछ आपको अगर याद हो, क्विक लाइम कुछ ऐसा होता है क्या, सोच के देखना, ठीक है। और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, और फेरस भी है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि सिलिकॉन और कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन के मिक्सचर से पोर्टलैंड बनता है, और ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, मुझे नहीं लगता कि कभी आएगा, लेकिन हाँ एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ अनकॉम्बाइंड लाइम एंड मैग्नीशिया ऑल्सो आर प्रेजेंट विद द अल्कलीज एंड माइनर अमाउंट ऑफ द अदर में, ये आपको स्मॉल अमाउंट है तो इसको नहीं रखना, बस यही काफी है पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। अब आता है ग्लास में, क्योंकि हमारा ग्लास भी क्वेश्चन में था, तो ग्लास आपको कितने टाइप का होता है, जो सबसे फेमस ग्लास है वो उसे कहते हैं हम लोग सोडा लाइम ग्लास। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि सोडा लाइम ग्लास पे क्या आपको बोलना है, ठीक है। तो सोडा लाइम ग्लास पे क्या होगा कि ग्लास पहले तो आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा, इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कि सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये बहुत हार्ड टेम्परेचर को वो बेयर कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और ये मेल्ट कर सकता है, मैलेबल, ये ग्लास के इन जनरल फीचर्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कमर्शियल ग्लास में आपको जैसे सोडा लाइम हो गया, तो ये सोडा लाइम ग्लास में क्या क्या होता है ये जानना है, ये इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो सोडा वाला जो वर्ड है वो आया है सोडियम कार्बोनेट से, लाइम आया है लाइमस्टोन से, और सैंड जैसे मैंने बोला कि हर ग्लास में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, ये किस ग्लास में मिल रहा है, तो सोडा लाइम ग्लास में मिल रहा है, ठीक है। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सोडा लाइम क्लासेस में। अब ये सोडा लाइम में हम लोग बनाते कैसे, मतलब सोडियम वाला डालते क्यों है, तो आपको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका, जो सिलिका होता है हम लोग उसको पिघला के ग्लास बनाना जा रहे हैं,
और वो इतना हाई टेम्परेचर पे बनता है कि उसको बनाने में ही अच्छा खासा हमारा खर्च हो जाएगा, उतना टेम्परेचर रीच करने में, उसको सस्टेन करने में। तो फिर हम करें क्या, तो हम कुछ मिक्सचर ऐसा मिला के उसका टेम्परेचर को नीचे गिरा दे रहे हैं। तो क्या मिलाते हैं, तो हम लोग सोडा मिलाते हैं, जैसे Na2CO3 मिलाते हैं। अब उससे टेम्परेचर तो आ गया, लेकिन वो क्या हो जाता है कि आपको वो बन जाता है कि पानी में घुलने वाला चीज़। तो वो जैसे इज द पर्पज सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, which makes available fluxing agent sodium oxide, but such a glasses are easily soluble in water। अब ये बनाने में आपको दिक्कत कर देगा, तो अब क्या करें, तो इसलिए हम लोग लाइम ऐड करते हैं। आपको लाइम ऐड किए, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या करता है कि उसको प्रेसिपिटेट बनाने लगता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिविट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दोनों में दिक्कत है, तो दोनों का जो प्रॉपर बाउंड्री होगा वही एक प्रॉपर सोडा लाइम बना पाएगा, और यही इसमें बताया गया, ठीक है। अब आता है दूसरा ग्लास, लेड ग्लास। लेड ग्लास क्या होता है, तो ये बनता है आपको लेड ऑक्साइड ग्लास, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, फ्लिंट ग्लास। तो इस नाम से आपको क्वेश्चन आता है कि फ्लिंट ग्लास क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। लेड ग्लास भी बोलते हैं, इट इज सॉफ्टर ग्लास। ये मेकिंग ईजियर, मतलब जो देखते हो ना कि जो डिजाइनिंग बना रहता है आपको चमकने उमकने वाला शीशा, वो आपको फ्लिंट ग्लास होता है, तो ईजियर टू कट होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो मैंने आपको बोला ना कि चमकने उमकने वाला, वो आपको यहाँ से आ रहा है। तो इसका फ्लिंट ग्लास का क्वालिटी क्या हो गया आपको, कि ये चमकता है, मैलेबल है, और आपको आराम से काटा पेटी इस पे हो सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, और मतलब कि ऑब्वियसली चमकने वाला चीज़ है, सजाने वाला चीज़ है, तो ऑब्वियसली कुछ तो घाटा होगा ही। तो ये आपको जनरली देखोगे कि जैसे देखते होगा कि कोई हम लोग का सजाने वाला चीज़ गेट के बाहर टंगा हुआ है, ठीक है, धूप में बहुत दिन तक टंगा हुआ, तो देखना उसका डिफॉर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हो सके वो इसी ग्लास से बना हो, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर नहीं झेल पाता है, ठीक है। बिकॉज लेड ग्लास आर ये रिफ्रैक्टिव से मैंने बता दिया कि चमकते हैं। अब आता है बोरोसिलिकेट ग्लास। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, इसको मत समझिएगा कि ये सब नहीं आता। ये सब मैं आपके लिए चुन चुन के लाया हूँ, इसलिए क्योंकि आपका एक बार में सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये होता है कि एटलीस्ट जो होता है 5% बोरिक एसिड से बना होता है। इसका काम क्या है बोरोसिलिकेट का, कि ड्यूरेबिलिटी, कि अब हम लोग इस सिचुएशन पे आ रहे हैं कि हम लोग को फैशन वाला ग्लास नहीं चाहिए। अब हम लोग को ड्यूरेबिलिटी, जो आप देखते होंगे कि लैब वैब में, केमिस्ट्री के लैब में या इंडस्ट्रियल जगह पे आपको यूज़ होता होगा, जहाँ पे आपको ग्लास को ना आग के टेम्परेचर को सहना है, अपने आप को कड़ा बनाना है, तो आपको बोरोसिलिकेट ग्लास यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसमें आपको वही कुकवेयर, लैब, ये सब आपको यूज़ हो रहा है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर जो हमने डिस्कस किया वही हाई टेम्परेचर है, और इट ऑल्सो फेसेस लेस मटेरियल स्ट्रेस देन रेगुलर ग्लास। फिर बोरोसिलिकेट ग्लास इज ऑफन यूज फॉर साइंटिफिक और मेडिकल प्रोसेस, ये हमने देख लिया, ठीक है। हमने अभी तक कितना देखा, हमने आपको सोडा लाइम ग्लास देखा है, हमने अभी फिर क्या देखा था, बोरोसिलिकेट से पहले एक और था, हाँ लेड ग्लास देखा था, इसको फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं। फिर हमने देखा बोरोसिलिकेट ग्लास। अब आता है एल्यूमिनियम ग्लास। ये आपको बेसिकली क्या है कि ये एकदम हार्ड ग्लास है, इसमें आपको टेम्परेचर को सहने का बहुत ज़्यादा ताकत है। बस वही जानना है हमको, बस जानना क्या है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 20 से 40 में, उसमें बोरोसिलिकेट में कितना था आप लोग बताइए, 5% से ऊपर था कि 10% से ऊपर था, ठीक है। तो बस यही आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है ये आपको जानना है, और टेम्परेचर ज़्यादा झेल ले रहा है ये जानना, ठीक है। अब ये कितने अलग अलग टाइप का होता है, ये इतना याद मत रखो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ठीक है। अब आता है आपको हाई सिलिका कंटेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपको ग्लासेस है, जो कि आपको कंप्लीटली 1700-1800 टेम्परेचर तक झेल लेता है। वही 1700 देखो टेम्परेचर झेल रहा है, और इसीलिए आपको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम के लिए आता है। ये आपको 95 to 9% आपको सिलिका से बना हुआ, दैट इज आपको वही SiO2, इसीलिए वो बहुत हाई ज़्यादा टेम्परेचर झेल पाता है, ठीक है। फ्यूज क्वार्ट्ज गैस, ये अगेन वही आपको इसमें सिर्फ क्वार्ट्ज को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, SiO2 को, और कुछ नहीं ले रहे, तो ये उसको पिघला दिए और ये वही आपको ज़्यादा टेम्परेचर झेल पाएगा, ठीक है। कलर ऑफ द ग्लासेस, अब ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि अलग अलग ग्लास में जो कलर होता है, कोई लाल दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई नीला दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है, और कौन सा मेटल या मिनरल आपको वो कलर्स को दिख रहा है। तो कलर ऑफ द ग्लास कैन बी प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वेज, बट देयर आर 3 मेन तरीका है जिसमें कि आपको हम लोग कहीं मेटल मिला देते हैं, कहीं उसको कोलोइड बना देते हैं, तो उसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता वही यहाँ पे पढ़ना। तो फर्स्ट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग
ट्रांजिशन मेटल और रेयर अर्थ मेटल। मतलब कि हम लोग ग्लास में ट्रांजिशन मेटल क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल का एक सेक्शन है जो कि आपको, चलो उसको बाद में पढ़ाएंगे ट्रांजिशन मेटल, फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप अभी आप मान लो कि रेयर अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल आपको जब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में ग्लास को डाला जाता है तो उसमें कलर आ जाता है, जैसे कि दिस इज यूजुअली अचीव बाई एडिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। दूसरा मेटल क्या है, मेटल आयंस को करके। अभी हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को डाल देता है, दूसरा मेटल आयन, कोई कोई जैसे होता है ना मेटल आयन चमकता ही है, तो वो मेटल आयन डाल रहे हैं और वो आपको सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जो कि इसको कलर देता है। अनदर मैनर इन विच द कलर फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो ये 3 मेथड हो गए जिसमें कि हम लोग ग्लास को कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कोलॉइड में, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सब्सटेंस दैट आर सस्पेंडेड थ्रू द ग्लासेस, ठीक है। कि जैसे आपको लिक्विड में जैसे मान लो धूल आपको बिखरा रहता है ना, उस टाइप का चीज बोल रहा है, तो ये सब इनको कलर देता है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स ऑफन फॉर्म द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विद हीट। ये कैसे बनता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट क्योंकि पार्टिकल स्कैटर करता है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट लाइट पासेस थ्रू एंड कॉजिंग कलरेशन, ठीक है। कि स्कैटर कर रहा है और बार बार लाल ही दिख रहा है, इसलिए वो हमको लाल कलर टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस कोलॉइडल पार्टिकल कंटेन्स इंक्लूड गोल्ड, जो कि गोल्ड होता है वो आपको रूबी रेड कलर देता है, और फिर सिलेनियम है जो कि आपको पिंकिश देता है, तो ये 2 कलर आपको याद रखना है। 3 तरीका था हमारा बनाने का, एक ट्रांजिशन मेटल और आपको दूसरा था आपको मेटल, और फिर आपको तीसरा आपको था अपना कोलॉइड करके, ठीक है। और फिर क्या है फाइनल मेन वेव इन विच द, ये प्रोसेस बता रहा है, तो ये आपको प्रोसेस इतना डीप में जाने का नहीं है, ये हटा ही दो, ठीक है। ये आपको कलर याद रखना है, ये मैं आपके लिए कलर ले गया हूँ। देखो पहले तो ये वही सोडा लाइम ग्लास क्या होता है ये आपको बताया भाई, हमने देखा था। ये बताओ आपको याद हो कि ये किस लिए यूज़ होता है, और आपको ये किस लिए यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर अलग अलग कलर है, कुछ जो मेन चीज़ है जैसे मान लो क्रोमियम ग्रीन है, कॉपर ब्लू है, आयरन सल्फर आपको ब्राउनिश टाइप का है, आयरन कंप्लीटली जो है ये देख लो आयरन सल्फर है, ये सिर्फ आयरन, ठीक है। और ये निकल है। तो कुछ कलर आप ज़रूर जान लो, क्योंकि मैंगनीज जो पर्पल है, कोबाल्ट आपको ब्लू है, यूरेनियम ग्रीन है, ये आपको आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे हमसे गलती ना हो जाए, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमें आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डिटर्जेंट्स यूज टू क्लीन क्लोथ्स आर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिसम्यूथेट और सल्फोनेट। आंसर आपको सल्फोनेट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सल्फोनेट जो होता है वो आपको ये नाम याद रख लो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो कल को सिर्फ सल्फोनेट ना दे, ये भी दे दे वर्ड अल्काइल बेंजीन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अल्काइल बेंजीन, उसके बाद मत वही करता क्या है कि देखो जो भी डिटर्जेंट होता है उसमें आपको एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफोबिक मतलब होता है आपको फोबिया डर, तो वाटर से डरने वाला, मतलब कि ऑर्गेनिक जो वर्ड होता है, ऑर्गेनिक जो केमिकल होता है उससे प्यार करने वाला, तो जो डर्ट सब होता है जो वो ऑर्गेनिक होता है, तो वो जाके उससे सड़ जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो पानी से सटा होता है, तो इवेंचुअली क्या करता है, तो वो चीज़ों को पानी में बिखेर देता है, और इवेंचुअली वैसे ही वो उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोग रगड़ते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। तो ये यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि डर्ट, ग्रीज और स्टेन को हम लोग कैसे साफ़ करते हैं, ये प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन फिजिक्स में कि डिटर्जेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर मेकिंग इट इजियर टू द, मतलब साफ करने के लिए, तो कैसे करता है भाई, तो सरफेस टेंशन को कम करके करता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ सोप, और सोप होता क्या है, हम लोग डिटर्जेंट का बात नहीं कर रहे हैं, डिटर्जेंट सल्फोनेट हो गया, अब हम लोग सोप का बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या होता है कि ये वीक एसिड आपने सुना होगा ना, ये जो होता है उसके उससे बनता है, ठीक है। तो जैसे डिटर्जेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिंथेटिकली कंपोज होता है, और ये जो सोप है टिपिकली मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सच एज फैट्स, ऑयल्स कंबाइंड विद अल्कली, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ सॉल्ट फ्रॉम द फैटी एसिड। बेसिकली फैटी एसिड जो होता है प्लस सोडियम टाइप का
कोई एलिमेंट मिल जाए सोडियम या पोटाशियम, तो ये आपको सोप बन जाता है। डिटर्जेंट क्या है, तो ये क्या फैटी एसिड सिंथेटिक होता है, नहीं नेचुरल होता है, तो ये इसलिए नेचुरल है, और ये सिंथेटिक है इसलिए ये को मतलब कि आर्टिफिशियल टाइप का काउंट होगा। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ लैदर जो हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते रहता है कि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर रहे या सॉफ्ट वाटर रहे, दोनों में लैदर करेगा, लेकिन आपको जो सोप होता है वो सिर्फ आपको सॉफ्ट वाटर में करता है, और हार्ड वाटर में ऐसा क्या है जो नहीं करता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये जो है ये आपको नहीं लैदर करने देता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबिलिटी ये क्या बता रहा है कि सोप जो होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ था इसलिए वो डिग्रेडेबल है, लेकिन जो अपना डिटर्जेंट है वो डिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या है कंक्रीट, क्योंकि ऑप्शन में कंक्रीट भी था तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कंक्रीट बेसिकली देखो जैसे वो जो हम लोग झाल मुरी खाते हैं ना, भूंजा खाते हैं ना, जस्ट वही चीज़ है कि इसमें सीमेंट होता है, गिट्टी होता है और पानी होता है, उसको बांध के रखने वाले पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ हार्ड केमिकल इनर्ट पर्टिकुलेट सब्सटेंस नोन एज एग्रीगेट, वही जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, और ध्यान बस इसमें ये रखना चाहिए कि इस मटेरियल में ज़रा सा भी ऑर्गेनिक चीज़ आ गया, जैसे मान लो चूहा मरा रहा या पत्ता चला गया, तो वो उसके स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली वीक कर देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे जैसे इसमें इन्वॉल्व होगा उसको काफ़ी वीक कर देगा। ठीक है, इन ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट द कैरेक्टर ऑफ कॉन्क्रीट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द वाटर एंड सीमेंट रेशियो, कि सीमेंट और वाटर का रेशियो क्या होगा वो डिटरमाइन करेगा वो कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, वो कितना स्ट्रांग होता है वो हमें नहीं जानना है, लेकिन हाँ इतना जान लेते हैं कि लोअर द वाटर और कंटेन ऑल एल्स बीइंग इक्वल, अब ऐसा नहीं कि कुछ पानी ही नहीं डाल रहा और सोचे कि स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो कंक्रीट स्ट्रांगर रहेगा। ठीक है, अब ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, तो मैं बस नाम लेते जाऊंगा, आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाओ, बिकॉज ये फोटो ले लो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने आपके लिए सब चीज़ एक जगह इकट्ठा करके ले आया हूँ ताकि एक ही जगह पे आपको सारा मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेकिंग सोडा इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, बोरैक्स ये फॉर्मूला बहुत टफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा कोई हाल पे भी, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इसमें सोडियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और वहाँ पे 10 वाला ये हो सके ये दे दे, और उसके बाद दे दे 0.6 H2O, 0.8 H2O या 0.10 H2O, तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसमें 10 H2O। ठीक है, फिर कैलोमेल ये आपको Hg2Cl2 कार्बोलिक एसिड, ये फॉर्मूला सब नहीं आएगा, आपको यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी देखते जाइएगा। मैं कितना रिपीट करूं, मैं आप खुद अननेसेसरी ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मैं इसको पढ़ते रहूँगा क्लास में। ठीक है, तो आप इसका ज़रूर बनाइएगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा आपके लिए कंबाइन किया है। ड्राई आइस बहुत बार आता है, डोलोमाइट क्या होता है, गैलिना क्या होता है, ग्लाइसरॉल क्या होता है, ये तो हमने किया था। ग्रीन विट्रियोल, वहाँ पीछे ब्लू विट्रियोल देखा था, यहाँ ग्रीन दिया। वाइट विट्रियोल क्या होता है बताइए, वो आगे आएगा। जिप्सम क्या होता है, हाइपोसोलाइट, हेमेटाइट। फिर लाफिंग गैस क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है, लाइम क्या होता है, मार्श गैस क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मोर सॉल्ट क्या होता है। ये जो आपको सेक्शन है मैं आपको कम्प्लीटली अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए ये एक रेडीमेड होमवर्क बना रहे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए, अपने इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको कम्प्लीटली एक बार में सारा चीज़ एक जगह मिल जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन आता है मैंने सारा इंक्लूड कर लिया। Which of the following gas is used in cigarette, ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है। ठीक है, आंसर अपना है ब्यूटेन। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का देखो क्या यूज़ होता है, तो वो इनर्ट गैस होता है। अब इसीलिए आपको जो चिप्स वाले पैकेज होते हैं उसमें डाल दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसे रिएक्ट ना कर पाए, सामानों को चीज़ को ऑक्सीडाइज करके ख़राब ना कर पाए, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ क्योंकि उसका टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर पे उसका बहुत ठंडा होता है, याद नहीं मुझे 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है कि कितना होता है मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है चीज़ों को ठंडा रखने में। प्रोपेन क्या होता है, तो इन जनरल आपको हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर एलपीजी से आपके बारे में पूछा जाए कि एलपीजी क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा उसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होता है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें एलपीजी में आपके स्मेल आता है वो क्या होता है, मेरकैप्टन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये मिलता कैसे है, तो देखो जब हम लोग पेट्रोलियम को निकाल रहे होते हैं, रिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो होता है वो गैस होता है, वहाँ से ये निकलता है। ज़रूरी नहीं कि वहीं से निकले, कभी कभी गैस ही से भंडार मिल जाता है, तो दोनों तरीके से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए।
रेडॉन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में होगा, तो उसमें हमने लिखा है कि यूरेनियम से आपको नेचुरली डिसइंटीग्रेट करके आपको रेडॉन मिलता है। ये आपको रेडियो एक्टिव होता है। ये आपको नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। नोबल गैस का नाम नोबल इसलिए पड़ा है क्योंकि जैसे नोबल होते थे आपको पुराने ज़माने में किसी से इंटरैक्ट नहीं करते थे, वैसे ही ये गैस इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए आपको वो कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? मैंने अभी आपको बताया, बताइए इसमें कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करिए। द प्राइमरी काउंटर ऑफ, ये देखो अभी जो क्वेश्चन है उसमें सीएनजी नहीं था, उसमें क्वेश्चन एलपीजी था, तो सीएनजी भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें ऑलरेडी आंसर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये साइड नॉलेज है, ठीक है। मेन आंसर ये है, द प्राइमरी काउंटर ऑफ एलपीजी इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, याद रखिएगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट, इट प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे रिलेटिवली जब बोल रहे हैं ना, तो इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब पेट्रोल से कम करता है लेकिन इससे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। और सीएनजी जैसे हमने बताया कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस क्या हो गया यहाँ पे? मीथेन होता है। तो उसको हम लोगों ने क्या कि प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दिया, तो इसलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बोलेंगे एलएनजी क्या होता है फिर? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो क्या एलएनजी और एलपीजी सेम चीज़ है? नहीं, अलग चीज़ है। एलएनजी में क्या बोल रहे हैं? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब ये तो कंप्रेस किए थे उसको और चिपका के इसको लिक्विड बना दिए, तो वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया। क्यों बनाए? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ईजी होता है, आपको वो और भी ज़्यादा चीज़ को ढो लेगा और उस लिक्विड को हम लोग वेपराइज करके बाद में गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एलएनजी का फ़ायदा हो गया। मतलब आइडिया ये है कि सीएनजी और एलएनजी जो है केमिकली सेम चीज़ है, बस उसको अंतर इस बात पे फ़र्क पड़ता है कि उसका रखना, डिस्पोजिशन, यूज़ जो है वो अलग होता है। और जो एलपीजी है वो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। उसमें पेट्रोलियम वाला गैस है, मतलब कि प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है। और ये आपको एलएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, मुझे नहीं लगता कि और कुछ छूट रहा है, ठीक है। और ये इन जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन जनरल कुछ फ़ायदे घाटे बताए हुए हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। आपको एलएनजी यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर वही सीएनजी है। जो क्वेश्चन आना था मैंने आपको बता दिया है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेचुरल रबर इज़ मोड नहीं यार, मेड ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आइसोप्रीन से होता है। अब जो इसको कहते हैं नेचुरल रबर, अगर नहीं पता तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो पॉलीमर होता है वो आपको इवेंचुअली मोनोमर के लगातार जुटने से बनता है। तो मोनोमर इसमें क्या था? आपको आइसोप्रीन था। ये आइसोप्रीन बार बार जुटते जाएगा तो ये आपको पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही कंबाइन करके दिया हुआ है कि आप इसको ज़रूर मतलब काम के इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि मोनोमर क्या हो गया? आइसोप्रीन हो गया। किस टाइप का पॉलीमर बनाता है? तो कहाँ गया? होमोपॉलीमर बनाता है। होमोपॉलीमर होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, कि बस आइसोप्रीन 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 और वो रबर बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया जा रहा है। यूज़ क्या है? तो फुटवेयर, ग्लव्स, मेडिकल ग्लव्स, ये वाली बात है, ठीक है। स्टायरीन हमारे ऑप्शन में था तो ये भी जाना, तो ये इसका मोनोमर क्या होगा? स्टायरीन होगा, और इसका पॉलीमर क्या होगा? पॉलीस्टायरीन हो जाएगा। पॉलीस्टायरीन किस में यूज़ होता है? तो वही प्लास्टिक में, सीडी में यूज़ होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, आप देख सकते हो। डिस्पोजेबल कप्स, यूटेंसिल्स, सीडी इंसुलेशन, ये सब। तो आपको बस ये याद रखना है तीन चीज़, कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या है, यहाँ पे किस टाइप का है, होमोपॉलीमर है कि नहीं, कोपॉलीमर है कि क्या है, और फिर आपको ये इसके कुछ यूज़ क्या है। चार चीज़ हर वर्ड के आगे, जैसे स्टायरीन अपने कॉपी में लिखना, यहाँ पे मोनोमर लिख दो, यहाँ पे यूज़ लिख दो, किस टाइप का पॉलीमर है ये लिख दो। ये तीन इन्फॉर्मेशन ऐसा बना लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वाइनिल एसिड, अगेन पीवीसी, जो हम लोग वर्ड सुनते रहते हैं, पीवीसी बोल दिया मैंने, पीवीए, तो वो यहाँ से आता है। तो मोनोमर क्या हो गया? वाइनिल एसिड। और फिर आपको ये क्या है? ये पीवीओएच उतना हटा उतना नहीं, क्या ये होमोपॉलीमर है। लेकिन अगर जब पीवीओएच है तो ये होमोपॉलीमर नहीं है, लेकिन वही इसलिए मैंने बोला कि उस समय कोपॉलीमर हो जाता है, वो नहीं है, क्योंकि हम लोग OH को यहाँ पे यूज़ करने लगे। देखिए इतना डिटेल में नहीं आएगा, हाँ इसका यूज़ ये सब जान लेना है, ठीक है। प्रोपीन, ये भी ऑप्शन में था हमारे, तो ये प्रोपीन से हमारा क्या बन जाएगा इवेंचुअली? तो आपको पॉलीमर डिराइव फ्रॉम द प्रोपीन इज पॉलीप्रोपीन, ठीक है। और ये आपको होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? तो होमोपॉलीमर है। यूजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलीथिलीन, ये तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हमको पता ही होना चाहिए। तो ये आपको लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों टाइप का होता है। ये होता क्या है? आपको एक स्ट्रेट चेन है
और एक आपको ब्रांच चेन है। अब दोनों ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन के हिसाब से उसकी जो डेंसिटी होती है वो बदलते रहती है, वही यहाँ पे होता है, बस आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा आपको जानने का नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मोनोमर क्या हो गया, इथाइलिन, ठीक है। और इनिशिएटर का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है वो इनिशिएटर। इस इनिशिएटर का नाम जानना है हमें, नहीं जानना है, ठीक है। अब यह पीवीसी, इसके पहले हमने पीवीए देखा था, ये पीवीसी हो गया जो पाइप्स के बारे में। इनफैक्ट कुछ एडवर्टीजमेंट भी आते थे पहले, पीवीसी पाइप्स लगाए, ये भगाए वो भगाए, इस टाइप से। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ये वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। अब वाइनिल का मैं केमिकल नेम बता सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली चलो इतना जान लो, कम से कम डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर आपको पॉलीथिलीन, यार मुझे अब थोड़ा वो हो रहा है, पॉलीथिलीन लाइट जो होता है ना आपको स्टूडियो में, जब लगातार आपके आंख पे पड़ने लगता है तो थोड़ा बहुत आपको, इनफैक्ट पानी पीने दो थोड़ा सा। पॉलीथीन, ये देखो मेन ये वर्ड आपको याद नहीं रहेगा, ये पीईटी पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पेट, तो ये आपको बनाता है कि लास्ट में वही सब बॉटल्स बना रहा है, ये सब आपको बस फुल फॉर्म जानना है। अब ये अगर नई वर्ड आपको पता है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मोनोमर क्या है, पॉलीथिलीन टर फथलेट, ठीक है। ये आपको किस प्रोसेस से बनता है, तो आपको कॉन्डेंसेशन पॉलीमर है, ये इतना जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो जो आप चाय पीते होगे फोम वाला चाय आज तक, वो क्या है अपना, वो मैट्रेस फुटवेयर ये सब वाले बात, तो ये आपको किससे, पॉली यूरिथेन है, ठीक है। ये किससे बनता है, तो ये इसका डायोल्स होता है, पॉलीऑल्स भी होता है, और फिर डाई आइसोसाइनेट्स होता है। तो देखिए मैं आपको ये आप अगर खोजने जाइएगा तो आपको ज़माना लग जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बना के आपको दिया कि कम से कम आपके बस 1.5 पन्ने में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीमर का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको खोजने में टाइम ना लगे। अब पीवीए, ये अच्छा ये पीवीए मुझे लगता है रिपीट हो गया, तो पहले हमने किया था शायद। फिर आपको नायलॉन भी आते रहता है हमेशा। तो नायलॉन 2 टाइप के होते हैं, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। नायलॉन 6 में क्या यूज़ हो रहा है, तो ये होता है कैप्रोल एक्टमिक। तो इन लोग का नाम ऐसा होता है कि बोलने में ये आपको नायलॉन 66 के एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलाइन डाइएमाइन, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर एबीएस, ये क्या है आपको, तो ऑटोमोटिव पार्ट इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। इसमें क्या है, फुल फॉर्म ही है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है। ये फुल फॉर्म ही में इसके छुपा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। पॉलीकार्बोनेट, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बीपीए ऑफ फॉस्जीन से बनता है आपको पॉलीकार्बोनेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ठीक है, बिस्फेनॉल ए और फॉस्जीन से, ठीक है। फिर आपको पीवे में इसको हटा दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटीटी, ये जान लो, हाँ, नॉन स्टिक कुकवेयर जो होता है, टेफ्लॉन जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आपको टेट्राफ्लोरो इथिलीन, ठीक है, ये मोनोमर, ये भी आपको आता है, ठीक है। फिर मुझे भी पता है भाई, तुम तो आप पढ़ के आपको लग रहा होगा कि भाई ये कितना है। आप इमेजिन, मैंने कलेक्ट किया है, कितने वेबसाइट पे विजिट किया होगा मैंने। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपको किससे, ये फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है। तो इथिलीन ऑक्साइड और इनफैक्ट मोनोमर और रिएक्शन वही दे रहा था। और ये लास्ट है मुझे लगता है सिलिकॉन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम आता है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आने का चांसेस इसका रहेगा, ठीक है। इसमें डाइमिथाइल सिली ऑक्सेन, ठीक है। आई डोंट नो यार, कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा हो गया है। ये अजीब आयरनी है, हम लोग हमेशा इसी पे आकर रुकते हैं। मैं हर बार सोच रहा हूँ कि ये वाला किया जाए, लेकिन यहीं पे आकर रुक जाता है। 2 पन्ने पढ़ लेके चलो, इसके 2 पन्ने आज पढ़ लेते हैं। हर बार 2-2 पन्ने करके हम लोग खत्म करेंगे। ऑस्मियम क्या होता है, डेंसेस्ट मटेरियल, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको आएगा कि ऑस्मियम होता है, उसके बाद सेकंड डेंस कौन है, इरिडियम। हाइड्रोजन कौन है, लाइटेस्ट। तो डेंसेस्ट और लाइटेस्ट हो गया हमारा। फिर यूरेनियम क्या होता है, हाईएस्ट एटॉमिक वे, आपको ऐसा नंबर जो नेचुरली आपको बनाया जा सकता है। इसके ऊपर क्या एटॉमिक नंबर ऐसे हैं, तो हाँ है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया। तो ये बताया जा रहा है यूरेनियम हैज द हाईएस्ट एटॉमिक वेट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। अच्छा, अब चलो ये तो हम नेचुरली समझ गए। तो अब हाईएस्ट जो आर्टिफिशियली ह्यूमन बनाया हुआ है वो कौन है, तो वो 118 एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेसॉन। इसका दूसरा नाम है अनन ऑक्टियम। भाई बस देख लो कैसा इसका ड्राइंग है, बिकॉज नाम तो याद रहने वाला नहीं है। इन लोग का ऐसा ऐसा नाम होता है, रमेश सुरेश क्यों नहीं रखता है, ये लोग समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया। फिर ये क्या है, ये हमने देख लिया, डेंसेस्ट, लाइटेस्ट, नेचुरल,
और पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एलिमेंट, ये हमने 4 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये 5वां आता है कि आपको कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मटेरियल। तो कंपाउंड में आपको आ जाएगा टैंटेलम, हैफनियम, कार्बाइड, ये कंपाउंड है। लेकिन आपको अगर हम लोग एलिमेंट में आएंगे तो वो कार्बन हो जाएगा, जिसका डायमंड वाला फॉर्म। 2 चीज देख लिए, कंपाउंड देख लिए, एलिमेंट देख लिए। फिर मेटल में आ जाए तो क्या मेटल एलिमेंट नहीं है? हाँ है, लेकिन क्या ये एलिमेंट आपको नॉन मेटल भी तो हो सकता है, जो कि है भी। इसीलिए एलिमेंट में आपको डायमंड होगा, कार्बन, लेकिन मेटल में आपको क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। मतलब 3 इंफॉर्मेशन, मेटल, एलिमेंट और कंपाउंड, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ये चांसेस कम है कि आएगा, लेकिन जान लीजिए फ्लोराइड, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटिक ये क्या करता है? कंपाउंड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच लेता है। हीलियम क्या है? लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन हाइड्रोजन एंड नियॉन, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट, हीलियम, देन हाइड्रोजन, वही दोनों में आपको सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैक्सिमम टंगस्टन, ये हम देख चुके हैं, ये इतना याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, हटाइए, इसलिए मैंने इसको रेड नहीं किया। ऑक्सीजन से ये आपको अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट्स का वो बता रहा है, परसेंटेज कितना ज़्यादा है क्रस्ट में, ठीक है। तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सेकेंड पे सिलिकॉन, थर्ड एल्यूमिनियम। तो ये पहला मेटल जो सबसे ज़्यादा है वो क्या हो गया आपको? सिलिकॉन। ये मेटल क्यों नहीं बोला? ये मेटेलॉइड है, ठीक है। तो एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट हो गया। अब फोर्थ कौन होता है? आयरन होता है। तो ये इन चारों से ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। हाईएस्ट मटेरियल इन द क्रस्ट, तो वो ऑक्सीजन। हाईएस्ट नॉन मेटल इन द क्रस्ट, ऑक्सीजन। हाईएस्ट नॉन मेटेलॉइड इन द क्रस्ट, सिलिकॉन। हाईएस्ट मेटल इन द क्रस्ट, एल्यूमिनियम। थर्ड एलिमेंट इन द क्रस्ट, एल्यूमिनियम। सेकेंड एलिमेंट इन द क्रस्ट, सिलिकॉन। फोर्थ एलिमेंट in the crust, iron. Second abundant element in the crust, second abundant metal in the crust, iron. Second metal, silicon नहीं, iron, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element in the human body. ये वेट के हिसाब से बताया जा रहा है, तो यहाँ बहुत लोग आपको हाइड्रोजन मार देते हैं, तो ये बताया गया। सीसीएम, ये आप हटा दो, आयोनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये सीसीएम इज द मोस्ट रिएक्टिव, ये याद रखना। फिर आयरन इज ऑप्शन, आयरन जो होता है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप इतना 14 इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इसको हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे। ऐसे ही इनफैक्ट ये खत्म होगा, अदरवाइज ये हमेशा छूट जाता था, ठीक है। तो चलो हम अगले क्लास में इसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन है मुझे पता है, लेकिन आप ये इस पक्ष को सोच के देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन मैं काट के आराम से आगे बढ़ सकता था, लेकिन क्या आपका उससे फ़ायदा होता? कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा ही मुझे ही मेहनत लगता है आपके लिए, तो आप भी कोशिश करिएगा कि वो सब इन्फॉर्मेशन को याद कर ले, ताकि हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं क्या बचा हुआ है।